हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। आज का वीडियो साइंस के बच्चों के लिए नहीं बल्कि आज का वीडियो आर्ट्स के बच्चों के लिए है। जी हाँ, पहली बार हमारे चैनल में आर्ट्स के बच्चों के लिए भी वीडियो आ रहा है। आज हम क्लास 11 2023 जो मॉडल पेपर है हिस्ट्री का या इतिहास का, उसे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं साइंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आज बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे हमारे कमेंट सेक्शन में कि सर आर्ट्स का भी डालिए, आर्ट्स का भी डालिए, आर्ट्स का भी डालिए। इसलिए मैं आर्ट्स का भी वीडियो बनाना पड़ा। हमारा पढ़ाने का तरीका इस तरह से है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हर क्वेश्चन में देखेंगे कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है और क्या क्या सवाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर आप इस तरह से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा एग्ज़ाम से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल 300 या 400 क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इतिहास का या हिस्ट्री का करवा दूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से हो जाए। बट इसके पहले मैं इंश्योर करूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए उपयोगी है। और आप मुझे कैसे बताओगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए उपयोगी है? आपको इस वीडियो को लाइक करके बताना है। अगर इस वीडियो को 100 लोग लाइक करते हैं, अगर 100 लाइक्स इस वीडियो से मिलता है तो मैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर के आऊँगा। आप वो सीरीज़ अगर एक बार कर लोगे तो एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में नहीं होगी। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों को भी कहिए कि वीडियो को लाइक करें। तो चलिए और देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? When did चंगेज़ खान डाई? तो चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 1230, 1240, 1260 और 1227 ईस्वी में। अगर हम बात करें चंगेज़ खान की, अगर हम चंगेज़ खान एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर था, है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर, इतना पावरफुल रूलर कि पूरा दुनिया को वो लगभग कब्जा कर चुका था। कोई भी ऐसा सिंगल राजा नहीं हुआ करता था जो चंगेज़ खान से न डरता हो। ठीक है, अगर हम चंगेज़ खान की बात करें तो चंगेज़ खान का जो जन्म था वो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में, 1162 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो हुई थी चंगेज़ खान की, इसकी मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। और चंगेज़ खान कौन सा काम किए थे? चंगेज़ खान जो साम्राज्य बनाए थे उस साम्राज्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मंगोल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो मंगोल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मंगोल एम्पायर या मंगोल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मंगोल एम्पायर का स्थापना चंगेज़ खान किया था। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ गया? तो हम लोग एक क्वेश्चन से देखो कितना सारा चीज़ सीखे। पहले हमसे पूछा ये क्या था, चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी, वो तो हमने सीखा। उसके साथ में हमने ये भी जाना कि उसका जन्म कब हुआ था और किस साम्राज्य को बिलोंग करते थे। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन में और भी जो बाकी एस्पेक्ट है उस क्वेश्चन को उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए अब देरी न करते क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? जो मंगोल साम्राज्य था उसका जो सैनिक था उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक किस टुकड़ी में या उसमें कितना हुआ करता था? तो आपको याद रखना है टोटल 10,000 से भी ज़्यादा सैनिक मंगोल साम्राज्य में हुआ करता था। ठीक है ना, 10,000 से भी ज़्यादा सैनिक। ये जो नंबर है 10,000, ये उस ज़माने के लिए बहुत बड़ा नंबर है। उस ज़माने में इतना ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करता था, तो उस हिसाब से 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था। इस वजह से मंगोल जो साम्राज्य था वो बहुत ही पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था। अगर हम बात करें ऑप्शन में तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। वही अगर क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें 1227 इसका सही आंसर, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? आपसे पूछा गया कौन सा शासक ऐसा है जो धर्म चेंज करके इस्लाम धर्म में खुद को कन्वर्ट किया, यानी कौन सा शासक है जो पहले तो किसी और धर्म में था, बाद में वो कन्वर्ट करके अपना धर्म चेंज करके क्या बन गया? इस्लाम बन गया। तो अगर हम ऑप्शंस का बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में जो गजन खान लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है? गजन खान लिखा हुआ है। गजन खान की अगर बात करें तो ये पहले एक बुद्ध फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो बचपन से ये कौन सा धर्म से थे? ये बौद्ध धर्म से थे। बचपन से ये बौद्ध धर्म के थे, लेकिन बाद में ये खुद को कन्वर्ट किस में कर लिया? बाद में ये खुद को कन्वर्ट की इस्लाम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 गजन खान, जो पहले तो बुद्धिस्ट थे, जन्म से बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बाद में ये अपने आप को कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म में चेंज कर लिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? जर्मनी में एक जाति था, एक जनजाति था, एक ट्राइब था जिसका नाम था फ्रैंक। तो उसने एक कंट्री का निर्माण कर दिया, एक कंट्री बना दिया, और उस कंट्री का नाम है फ्रांस। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, जो फ्रैंक था, फ्रैंक ने जिस कंट्री का नाम बनाया, जिस देश का निर्माण किया, फ्रैंक जिस कंट्री का नाम निर्माण किया, जिस देश का नाम बनाया, उसका नाम तो इससे मिलता जुलता हुआ होना चाहिए ना। तो क्या बन जाएगा? फ्रांस। मान लो अगर इंडियन लोग कल जा करके विदेश में कोई कंट्री बनाते हैं, तो हम लोग अपना कंट्री का नाम किस तरह से रखेंगे? एक और कंट्री, दूसरा कंट्री अगर हम इंडियंस मिल के बनाते हैं तो इंडिया से मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। वैसे जो फ्रैंकिश लोग थे, वो लोग जिस कंट्री का नाम बनाए, जिस कंट्री का निर्माण किए, उसका नाम क्या बना? फ्रांस बना। और फ्रांस, मॉडर्न फ्रांस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो आपसे पूछा गया बहुत ही आसान सवाल कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस? जो प्रिंट करने वाली प्रेस है, चाहे वो अखबार प्रिंट करे, चाहे वो बुक प्रिंट करे, चाहे वो कुछ भी प्रिंट करे, उसको पहली बार किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, गुटनबर्ग, मैकियावेली, कॉस्टिलियोनी और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका इन्वेंट कौन किए थे? गुटनबर्ग किए थे। गुटनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट गुटनबर्ग ऑप्शन नंबर ए में है। और गुटनबर्ग किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो आपको पता होना चाहिए, गुटनबर्ग जर्मनी से बिलोंग करते थे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किए? 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए। तो हमने क्या बताया? छापा खाने का आविष्कार किसने किया? गुटनबर्ग किया। कब किया? 1440 में किया। और गुटनबर्ग कहाँ के थे? गुटनबर्ग जर्मनी के रहने वाले थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। बट इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम बात करें, अगला जो ऑप्शन है वो मैकियावेली है। मैकियावेली का बात करें तो मैकियावेली एक इटालियन, अगर मैकियावेली का बात करें तो मैकियावेली क्या थे? एक इटली के फिलोसोफर थे, इटली के एक दार्शनिक थे, राइटर थे। ये बुक लिखा करते थे, दार्शनिक थे, दर्शन का ज्ञान था इनको। और ये किस बुक को लिखे थे? ये जो बुक लिखे थे मैकियावेली, बुक का नाम है फेमस द प्रिंस नाम का जो बुक है वो कौन लिखे थे? मैकियावेली। अगर आपसे पूछे द प्रिंस बुक का रचयिता कौन है, उसका राइटर कौन है, तो आंसर क्या करोगे आप? मैकियावेली करोगे। अगला अगर बात करें हम कैस्टिलियोनी की बात करें, कैस्टिलियोनी की बात करें तो कैस्टिलियोनी भी बुक लिखे थे, जिस बुक का नाम है द बुक ऑफ कोटियर, COURTIER, कोटियर। ठीक है, मैकियावेली का बुक का नाम क्या था? द प्रिंस। कैस्टिलियोनी के बुक का नाम क्या था? द बुक ऑफ कोटियर। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? देखो बच्चों, जो दूरबीन का आविष्कार है ना, ये थोड़ा सा विवादास्पद है ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर ये क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6, लिपर शे करके एक इंसान थे, लिपर शे। इनका दुकान था, किस चीज़ का दुकान था? चश्मे का दुकान था। ऐसा माना जाता है कि जो पहली बार टेलीस्कोप यानी कि जो दूरबीन का बात है, पहली बार किसने इन्वेंट किया था? लिपर शे इन्वेंट किए थे। ठीक है ना, और वो अपने इन्वेंट को पेटेंट भी कर लिए थे, है ना, कि कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन उसी वक्त में, उसी समय के आसपास में एक और साइंटिस्ट थे जो साइंटिस्ट भी इस तरह का
जो टेलीस्कोप है, दूर के वस्तुओं को देखने का जो मशीन है, टेलीस्कोप है, दूरबीन है, इसका आविष्कार कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, और उसका नाम हम लोग जानते हैं गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो गैलीलाई, गैलीलियो, ठीक है। और प्रिंट जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का इन्वेंट का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसे जाता है? गैलीलियो को दिया जाता है, न कि लिपर्शे को दिया जाता है। बट कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि लिपर्शे है जो पहली दूरबीन का आविष्कार किए, गैलीलियो उसका आइडिया चुराए या फिर बाद में किए, जो भी है, बट जो बुक में आपको टिक करना वो क्या होगा? गैलीलियो होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला, अगर हम बात करें कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, अगर हम बात करें, आप लोग इस आगे बताने से पहले आप लोग इसे नोट कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर के मेन लैंग्वेज क्या था? रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या था? तो हम लोग जानते हैं रोमन साम्राज्य का जो मेन भाषा था, जो मुख्य भाषा था, वो कौन सा था? लैटिन। लैटिन रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगर मैं बात करूँ बाकी लैंग्वेज का, इंग्लिश या अंग्रेजी हम लोग जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड में बोला जाता था। संस्कृत अच्छे से जानते हम लोग, कहाँ बोला जाता था? हमारे देश में, इंडिया में। बात करें अरबी का, तो ये मिडल ईस्ट है ना, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका में बोला जाता था, ठीक है। आपको इसका भी याद रख लेना है। अरबी जो भाषा है, अरबी भाषा, ये मध्य एशिया और मध्य एशिया के साथ में उत्तरी अफ्रीका, ये दो जगह में अरबी भाषा बोला जाता था। लैटिन कहाँ पर? लैटिन रोम में बोला जाता था। इंग्लिश कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में बोला जाता था। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजी की किताब है, कभी आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? हु रोट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो हम लोग जानते हैं अच्छे से, ये जो बुक है ऑन दिस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बुक के जो राइटर है वो है चार्ल्स डार्विन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। बट बाकी ऑप्शंस का अगर बात करें, रॉबर्ट क्लाइव, तो हम लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल कहाँ के थे? बंगाल के गवर्नर जनरल में से बहुत सारे गवर्नर जनरल बंगाल में रहे, उसमें से रॉबर्ट क्लाइव भी एक थे। आगे बात करें कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, ठीक है, और इन्होंने भी एक बुक लिखा था, बुक का नाम था दास कैपिटल। आपको पता होना चाहिए, कार्ल मार्क्स जो बुक लिखे थे उसका नाम था दास कैपिटल, ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन लिखे थे। आगे बात करें अगर मार्टिन लूथर जर्मन के धर्मशास्त्री थे, ठीक है। तो हमने सबके बारे में आपको बता दिया। चार्ल्स डार्विन कौन सा बुक लिखे थे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक रहे, और मार्टिन लूथर जर्मन के ही धर्मशास्त्री रहे। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा की थी, कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो लोग जानते हैं पहली ज्ञात भाषा मेसोपोटामिया की कौन सी थी? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा जिसमें लोग लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, वो कौन सी थी? सुमेरियन थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? बहुत सारी सभ्यता दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर आई। जैसे हमारे इंडिया में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे आप लोग जानते हैं,
वो हमारे इंडिया में रही। वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर बहुत सारी सभ्यताएं रही। जो सबसे पुराना सभ्यता का बात करें तो वो कौन सभ्यता है? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बनेगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया जो शहर है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, वो अब किस कंट्री के अंदर में आता है? तो आपको पता होना चाहिए जो मेसोपोटामिया है वो अभी जिसे आप इराक के नाम से जानते हैं, उस जमाने में या किसी ज़माने में इराक शहर में, इराक देश में, वहाँ पर मेसोपोटामियन सभ्यता थी। आगे बात करें ऊर नगर कहाँ पर था? ऊर नगर जो था वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें, जो ऊर शहर है, ये ऊर शहर कहाँ पर था? दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। दक्षिणी मेसोपोटामिया दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक शहर था जिस शहर का नाम था ऊर, ऊर। आगे सवाल है मेसोपोटामिया कहाँ है था? देखो हमने जो यहाँ पर बताया क्वेश्चन नंबर 10 में मेसोपोटामिया के बारे में आपको आइडिया मिल गया है कि मेसोपोटामिया किस जगह में अभी है। जैसे पहले मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, अभी वो कौन सा देश है? तो वो देश आप लोग खुद से बोल सकते हो। ऑप्शन क्या होगा? इराक, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। 11 का बी टिक करोगे, 12 का सी टिक करोगे। आगे बात करें मेसोपोटामिया, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो मक्का कहाँ है? अगर हम बात करें मक्का, तो मक्का हम लोग जानते हैं कहाँ पर है, कौन सा कंट्री में है? सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, मक्का कौन सा कंट्री में है? सऊदी अरेबिया में है। मक्का इतना फेमस क्यों है? क्योंकि मक्का जन्म स्थान है। किसका जन्म स्थान है? हम लोग अच्छे से जानते हैं, जन्म स्थान है पैगंबर मोहम्मद का। पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान है। आपको सऊदी अरेबिया में दो अलग अलग सिटी, दो अलग अलग शहर का नाम याद रखना चाहिए। एक तो हो गया मक्का और दूसरा हो गया मदीना। ये दो शहर का नाम आपको याद रहना चाहिए, मक्का और मदीना। मक्का क्यों फेमस है? क्योंकि मक्का जन्म स्थान था। किसका जन्म स्थान था? मोहम्मद पैगंबर, प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म स्थान था मक्का में। मक्का से मदीना में एक बार ऐसा हुआ था, कुछ कंडीशंस ऐसा बन गया था कि मक्का जो शहर था पैगंबर मोहम्मद के लिए रहने के लिए सही जगह नहीं था, बहुत सारी हिंसा होने लगी थी, तो मक्का से उनको मदीना में शिफ्ट होना पड़ा था। और ये जो शिफ्ट करने का प्रोसेस है, ये जो जहाँ से यहाँ तक स्थानांतरण करने का जो प्रक्रिया है, इसे इस्लाम में किस नाम से जानते हैं? हिजरा नाम से जानते हैं, हिजरा। और इसी से जिस दिन ये ऐसा शिफ्ट हुआ और इस दिन बनता है हम लोग का कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ मक्का क्यों फेमस है? क्योंकि मक्का जन्म स्थान है पैगंबर मोहम्मद का। मैं पैगंबर मोहम्मद को लेकर दो जगह का नाम आपको याद रखना है, एक मक्का, दूसरा मदीना। मदीना क्यों फेमस है? क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना आए थे। कब आए थे? तो आपको याद रखना 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में पैगंबर साहब मक्का से मदीना आए थे। और ये जो आने का प्रक्रिया था, मक्का से मदीना मूव होने का प्रक्रिया था, इस प्रक्रिया को हम लोग हिजरा नाम से जानते हैं। और इसी दिन से चालू होता है हिजरी संवत, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसे हम लोग हिजरी संवत कहते हैं। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखें, तो ये किसी भी ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है? जो सऊदी अरेबिया हमने कहा वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा? अरब प्रायद्वीप होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? वैसा जगह होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से ज़मीन से कनेक्टेड हो। जैसे मान लो अगर कोई कंट्री इस तरह से हो, ऐसा कंट्री हो, ये कंट्री का जो ये पार्ट है, देश का जो ये पार्ट है, ये किसी दूसरे देश से कनेक्टेड हो, लेकिन बाकी जगह में क्या हो? बाकी जगह में ये जल हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, या इंग्लिश में से ही पेनिनसुला कहते हैं। तो अरब पेनिनसुला में ही एक कंट्री है जिस कंट्री का नाम क्या है? सऊदी अरेबिया। तो अगर आपसे ऑप्शन में जैसे सऊदी अरेबिया नहीं दिया है तो क्या टिक होना चाहिए? अरब प्रायद्वीप। अगर आपके एग्जाम में अरब प्रायद्वीप के बदले में सऊदी अरेबिया लिखा तो आप क्या टिक करोगे? सऊदी अरेबिया टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या बन जाएगा? फिर ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, आज का मानव किस प्रजाति का है? जैसे हर एक, जैसा आप बोलते हैं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये है, ये वो है, तो
तो हम लोग भी तो एक एनिमल है ना, इंसान भी एक एनिमल है। तो हम लोग किस एनिमल से बिलोंग करते हैं, हमें क्या कहा जाता है? तो हम लोग, आपको पता होना चाहिए इंसान को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, होमो सेपियंस। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? पहली बार आग का आविष्कार तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन आग में मिट्टी का बर्तन बना करके पकाने का, जैसे हम लोग अभी खाना बनाते हैं ना, मिट्टी का बर्तन होता है, या हमारे घर में जो भी बर्तन होता है उसे हम लोग आग में रख के पकाते हैं। तो ये पहली बार इंसान ने कब सीखा? तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नियोलिथिक एज या फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा 15 का? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल का, तो इसमें लोग क्या करते हैं, तांबे का इन्वेंशन हो गया। तांबा यानी कि कॉपर को लोगों ने पहली बार ढूंढ चुका था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे पहला कौन सा मेटल, पहला कौन सा धातु है जो इंसान ने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले इंसान ने कौन सा धातु का यूज़ करना स्टार्ट किया, उपयोग करना शुरू किया, वो है तांबा यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है? पाषाण यानी कि पत्थर, पत्थर से बने हुए औजार इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है गड़ास चॉपर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पत्थर का किनारा या फिर स्टोन हैंग्स। अगला ऑप्शन है हाथ कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, या मिट्टी का बर्तन या मृद भांड। तो आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, मृद भांड या फिर मिट्टी का बर्तन। इसे हम लोग औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते थे, इसे इंसान किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। औजार मतलब किसी चीज़ को मारने के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं उसे औजार कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17, शिल्पाकृतियाँ क्या है? शिल्पकृतियाँ क्या होती है या आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, वैसा चीज़ जो हम लोग किसी के स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिल्पकृतियाँ कहते हैं। उसमें क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो औजार हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 में। क्या औजार हम लोग किसी स्पेशल चीज़ के लिए हम लोग बनाए थे क्या? जी हाँ, औजार का इस्तेमाल इंसान किसी को मारने के लिए बनाया था। मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र, इसका भी इस्तेमाल किसी एक स्पेशल चीज़ों के लिए किया करता था। चित्रकार्य या पेंटिंग, इसका भी एक स्पेशल पर्पस हुआ करता था। तो ये सारे ABC, ये सब के सब क्या है? आर्टिफैक्ट्स है, सब के सब क्या है? शिल्पकृतियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, हम लोग उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क निर्माण प्रणाली। जो आज आप मॉडर्न शहर देखते हो ना, जिस तरह से सड़क बनता है, मॉडर्न जो रोड्स बनते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे पत्थर लेते हैं, सब गिट्टी भी बोलते हो, उसे अलकतरा का मिक्स करके रोड में बिछाया जाता है और उसी से रोड बनता है। इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो आपको याद रखना, मैकडम स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए। बच्चों, इंजीनियरिंग में एक वर्ड होता है मैकेडाइजेशन, मैकेडमाइजेशन, मैकेडमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस हम बताएं, छोटे छोटे पत्थर गिट्टी को अलकतरा के साथ मिला करके रोड में लेवलिंग करते, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैकेडमाइजेशन। ये जो मैकेडमाइजेशन है किसके वजह से पड़ा है? मैकेडम नाम का जो इंसान था, उन्होंने इनका इन्वेंट किया था, उनके नाम से मैकेडमाइजेशन पड़ा है। बेबीलोन शहर के मुख्य प्रमुख देवता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, बेबीलोन शहर के प्रमुख देवता कौन थे? आपको पता होना चाहिए, मारदुक, मारदुक जो थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मारदुक, मारदुक। मारदुक किस चीज़ के देवता थे? पानी के देवता थे मारदुक। और किसके देवता थे? पादप। और किसके देवता? न्याय के देवता थे, जस्टिस दिलाने का काम था इनका, जस्टिस का देवता थे। और जादू यानी कि मैजिक का भी देवता थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? हम लोग मंगोल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किए, चंगेज़ खान के बारे में डिस्कस किए। हम लोग जानते किस तरह का वो इंसान थे, बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान थे। तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि अगर आपको लड़ाई करना है, अगर आपको लड़ाई में निपुण होना है, तो कौन सा जानवर का इस्तेमाल आप ज़्यादा करोगे? ऊँट, गधा, कुत्ता या हॉर्स?
आप देख के बोलोगे सर घोड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। घोड़े का इस्तेमाल वो लोग घुड़सवारी करने के लिए किया करते। मंगोल बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते। वो लोग लड़ाई में बहुत अच्छे होते थे। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या था? घोड़ा। आगे, मंगोल कौन था? क्वेश्चन नंबर 21, मंगोल कौन था? हमने पहले बताया मंगोल क्या है? ट्राइब था। कहाँ का ट्राइब था? सेंट्रल एशिया का ट्राइब था। क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया या फिर सेंट्रल एशिया का एक जनजाति था। चंगेज खान क्या किया? ये सब जनजातियों को इकट्ठा करके अपना अलग सेना बनाया और उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? मंगोल के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 22 सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? व्हाट वाज द स्मॉल यूनिट ऑफ फ्यूडलिज्म? तो आपको याद रखना सामंतवाद यूरोप में चलने वाला एक सिस्टम हुआ करता, एक व्यवस्था हुआ करता जिसमें अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग मतलब लेवल में लोग आते थे। जो सबसे ऊपर में हुआ करता उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? राजा या फिर किंग। सबसे ऊपर टॉप लेवल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन? राजा। राजा से थोड़ा कम पावरफुल कौन? राजा से कम पावरफुल नोबल, और नोबल से कम पावरफुल कौन? नोबल से कम पावरफुल नाइट्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया सामंतवाद की छोटी इकाई कौन सी थी? ड्यूक, राजा, नाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद से बोल सकते हो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या होगी? नाइट सामंतवाद की छोटी इकाई थी। ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी। टीथ क्या था बच्चों? TITH, टीथ क्या था? टीथ एक तरह का टैक्स हुआ करता था जो आपको चर्च को देना पड़ता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, टीथ क्या था? टीथ एक तरह का टैक्स था, एक तरह का कर हुआ करता था। जो कर किसको देना पड़ता? ये कर चर्च को देना था। ये कर लोगों को चर्च को पे करना पड़ता। ये जो टैक्स था, ये टैक्स कितना बड़ा हुआ करता? ये टैक्स आपका टोटल इनकम का, अगर आपका टोटल इनकम 10th पार्ट है तो उसमें से आपको 1 पार्ट ये पे करना पड़ता। ये 10th में से 1 हिस्सा, इसलिए इसका नाम टीथ पड़ा था। TITH, टीथ। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, टीथ चर्च को दिया जाने वाला एक कर था। 24 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, टीथ चर्च को दिया जाने वाला एक टैक्स था, एक कर था। 24 के बात करें, सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। सामंतवाद में इसमें से कौन नहीं था? मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया है, क्रम लिख दिया। सबसे ऊपर में किंग, फिर नोबल, फिर नाइट्स। आप देख के बता सकते हो कि इसमें सामंतवाद का अधिक्रम में कौन नहीं था? स्टेप ऑफ फ्यूडलिज्म वाज नॉट ड्यूक। 24 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्यूक। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप सेंट पीटर को माना जाता है। सेंट पीटर कौन थे? सेंट पीटर फॉलोवर थे। किसके फॉलोवर थे? अनुयायी थे। फॉलोवर मतलब अनुयायी। किसके अनुयायी थे? ये अनुयायी थे जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के ये क्या थे? फॉलोवर थे। और इसे क्या माना जाता है? ईसाई धर्म में सेंट पीटर को ही पहला पॉप माना जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अभी जो करंट पॉप है वो कौन है। देखिए हम आप लोगों को करंट सिचुएशंस में से कितना आप लोगों को नॉलेज है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि अभी के जो पोप है वो कौन है और वो किस कंट्री से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का अनफॉर्चुनेटली कोई भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग याद कर लोगे सेंट पीटर इसका आंसर होगा। 26 पुनर्जागरण या फिर इसे आप रेनेसा के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से स्टार्ट हुआ? हम लोग अच्छे से जानते हैं जो रेनेसा है वो स्टार्ट हुआ था इटली से। इटली नाम का जो देश है वहाँ से रेनेसा की स्थापना हुई थी। जब रेनेसा का स्थापना हुआ, जब रेनेसा का शुरुआत हुआ, उस टाइम पे फेमस क्या था, क्या इतना इम्पॉर्टेंट था रेनेसा के वक्त में? जो लोग थे ना, वो लोग आर्ट यानी कि जो कला में काफ़ी ज़्यादा निपुण हुआ करते। पेंटिंग्स हो गया, डांसिंग हो गया, इस तरह की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। इसके अलावा साइंस में भी लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे रेनेसा का स्टार्टिंग में, जब रेनेसा आया था। आप लोग इसे नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम लोग मिलते हैं उसके बाद। बच्चों हमारे यहाँ पावर कट हो गई है, इन्वर्टर से चल रहा है, तो लाइट की बहुत अभी प्रॉब्लम होगी।
बट मैं जो भी कहूँगा मैं बोर्ड में यहाँ लिख दूंगा आपको साफ साफ। इतना लाइट यहाँ पर अवेलेबल है कि आप लोगों को ये बोर्ड साफ साफ दिख जाए, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जिसे पढ़ने का मतलब इच्छा हो, पढ़ने का हो, इंटरेस्ट हो, उसे लाइट वाइट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द लास्ट सपर की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 27 का बात करें, द लास्ट सपर, द लास्ट सुपर या द लास्ट सपर, आपको पता होना चाहिए इसका जो इसका जो ये पेंटिंग था, इस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो द विंची। बहुत ही फेमस पेंटर थे लियोनार्डो द विंची। आपको एक पेंटिंग याद होगा, मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो भी किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंची। 27 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। 28 का बात करें, किस देश का नाम एक पेड़ से पड़ा है? किस देश का नाम पेड़ से पड़ा है? तो आपको याद होना चाहिए किस देश का नाम पेड़ से पड़ा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील, ब्राज़ील ये किस नाम से है? पाउ ब्रासिल। पाउ ब्रासिल, पाउ ब्रासिल एक पेड़ है जिस पेड़ के नाम से ही पड़ा है क्या? ब्राज़ील। पाउ ब्रासिल, पाउ ब्रासिल से बना ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 29, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? कौन ऐसे लोग, कौन ऐसा पहले प्राणी थे जो पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाए थे? किससे? समुद्री मार्ग से, यानी कि जहाज से। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन होगा मैगलन, ऑप्शन नंबर डी मैगलन। मैगलन, मैगलन जो थे जब स्टार्ट किए थे अपना जो यात्रा जब स्टार्ट किए थे तो उस वक्त 5 जहाज हुआ करता था उनके पास, 5 जहाज, और 5 जहाज में टोटल 270 लोग के साथ स्टार्ट किए थे। 5 जहाज से अपना यात्रा प्रारंभ किए थे और 5 जहाज में कुल कितने लोग थे? 270 लोग थे। हालांकि मैगलन बाद में मर जाते हैं और जो उनके साथी है वो लोग इस यात्रा को कंप्लीट करते हैं। और जब यात्रा कंप्लीट होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक जहाज रिटर्न आता है और उस जहाज में मात्र 18 लोग बचते हैं, मात्र 18 लोग। तो 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 30 का, भारत की खोज किसने की? बच्चों ये जो सवाल होता है ना, भारत की खोज किसने की, सवाल ही गलत है। इसका सही आंसर होता है वास्को डी गामा। लेकिन आंसर तो ठीक है वास्को डी गामा, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, वास्को डी गामा जो था भारत का खोज नहीं किया था, यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग का इन खोज किया था। ऐसा थोड़ी है कि वास्को डी गामा आने से पहले भारत नहीं था, या वास्को डी गामा पहली बार भारत नामक कोई चीज़ बना दिए, आविष्कार कर दिए। ऐसा आविष्कार भारत तो पहले से था, वास्को डी गामा के खोजने से पहले और उससे काफ़ी पहले से था, है ना। तो वास्को डी गामा क्या किए थे? वास्को डी गामा समुद्री मार्ग का खोज किए थे, यूरोप से भारत आने तक का। तो जो भी हो, 30 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 30 का बी, वास्को डी गामा। और आपको पता होना चाहिए वास्को डी गामा यूरोप से इंडिया आए थे। कहाँ पे पहुँचे थे? कालीकट नाम का जो जगह था ना, कालीकट, जो अभी प्रेजेंट में उस जगह को क्या बोलते हैं? कोझिकोडे। आप लोग जानते होंगे कोझिकोडे, ये जगह है साउथ में। यहाँ पे पहली बार वो लैंड किए थे, समुद्र में जहाज से आए थे। तो वास्को डी गामा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो आपको पता है डिवाइन कॉमेडी दांते लिखे थे। 31 डिवाइन कॉमेडी कौन लिखे थे? दांते। बहुत अच्छे से किताब, बहुत अच्छी पोएम है, आप लोग कभी रीड करना चाहिए डिवाइन कॉमेडी। धर्म सुधारक आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? हमने बताया कौन थे? मार्टिन लूथर। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आगे क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर होगा ए, 33 मार्टिन लूथर। 33 औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति या फिर इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन ये स्टार्ट होती है इंग्लैंड से। 33 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वप्रथम भाप का इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में आके फंस जाते हैं और आंसर टिक करते हैं जेम्स वाट। इस क्वेश्चन का आंसर जेम्स वाट नहीं होगा। पूछा गया सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम जो यूज़ करने वाले थे भाप का इंजन वो था आपका थॉमस यू कॉन। 34 का आंसर होगा सी, थॉमस यू कॉन। थॉमस यू कॉन, थॉमस यू कॉन पहले भाप का इंजन बनाए, लेकिन ये जो इंजन बनाए थे ये इंजन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं था। तो इसके कुछ ही वर्षों के बाद जो
अपना जेम्स वाट जो इंजन बनाए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी था और उसका इस्तेमाल होने लगा। थॉमस यूकॉन जो बनाए भाप इंजन, वो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, बट पहली बार इंजन किसने बनाया? थॉमस यूकॉन ने। जेम्स वाट जो बनाए उसका इस्तेमाल हुआ करता था इंडस्ट्रीज़ में। आगे, सर्वप्रथम भारतीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई? सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना इंग्लैंड में ही हुई थी। इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो सबसे पहला राष्ट्रीय बैंक था। छापाखाना का आविष्कार कौन था? अगेन जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वही क्वेश्चन को वापस से रिपीट किया गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आंसर क्या होना चाहिए आपको पता है? गुटनबर्ग। 37, इक्विड्स का क्या अर्थ था? इक्विड्स का मतलब होता था घुड़सवार, घोड़ा का सवारी करने वाला इक्विड्स। क्वेश्चन नंबर 37, इक्विड्स। इक्वाइड्स मतलब क्या? अश्वारोही। अश्वा मतलब घोड़ा, अश्वारोही, हॉर्स राइडर्स। ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 का, अरब कबीले की बोद्दू जाति ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो जो अरब के बोद्दू जाति थे, है ना, बोद्दूस जो थे अरब के, उन्होंने असीरियन साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन सा साम्राज्य का? असीरियन, असीरियन साम्राज्य। जो राजा थे यहाँ के, जो फाउंडर थे, उसका नाम था असुर उबालित। ये जो राजा थे, ये पहली बार 38 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, असीरियन साम्राज्य का स्थापना किया था। राजा कौन था? असुर उबालित। अगला क्वेश्चन है 39, मोहम्मद साहब ने बल दिया। मोहम्मद साहब, मोहम्मद पैगंबर किस चीज़ के लिए लोगों को मतलब समझाए थे? क्या करने के लोगों को समझाया ज़िंदगी भर? उनका मतलब मकसद क्या था? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? हम लोग जानते हैं जो मोहम्मद साहब थे वो एकेश्वरवाद यानी मोनोएथिज्म के, ठीक है ना, मोनोएथिज्म के वो क्या थे? सपोर्टर थे। यानी कि भगवान एक ही है, एक ही भगवान को पूजना है, ऐसे अलग अलग भगवान को नहीं पूजना है। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 40, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा डी, 570। और आपको ये भी पता चल गया है, दिस इज 70, आपको ये भी पता चल गया कि उनका जन्म किस शहर में हुआ था? मक्का शहर में हुआ था। मक्का से वो कहाँ मूव किए? मदीना में मूव किए। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताओ। तो ये था बच्चों हिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। आप अगर चाहते हो इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।